ಜಿಎಸ್ಎಂ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿಬಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಮನಿಸ ಹೋದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ आपने इन वीडियोज़ को देखा और वीडियोज़ को देखने से पहले, उसे समझने से पहले आप एक पैटर्न समझिए कि इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले एक हिंदू लड़की लावण्या, उसको आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत कवरेज सोशल मीडिया में होती है और उसके बाद फिर सोशल मीडिया का प्रेशर इतना बनता है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज होती है। उसके बाद किशन भरवार जो है उसको मार दिया जाता है। उसके बाद हेतलबेन है, उस पर चाकू से हमला होता है और हाल ही में झारखंड में एक हिंदू लड़के की लिंचिंग कर दी गई है। उसके बाद उडुपी में 6 लड़कियां जिन्हें पहले हमने नहीं देखा है कि वो हिजाब में आती थी, वो उसी क्लासरूम में उसी यूनिफॉर्म में बैठती हैं जैसे कि बाकी बच्चियां और लड़के बैठते हैं, जो नीले कलर का लोअर है और ऊपर जो है ऑफ वाइट या ग्रे कलर का आप कह सकते हैं कि कमीज या कुर्ता जो भी है, और नीला दुपट्टा है उनका, डार्क नीला। उसके बाद इनका कहना है कि उन्हें एजुकेशन डिनाई किया जा रहा है। आप सोचिए, एंट्री नहीं, वो मतलब कुछ लोग इसे कंफ्यूज कर रहे थे कि कॉलेज में एंट्री डिनाई नहीं, लड़कियों का कहना था कि उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, अब हिजाब के कारण उन्हें एजुकेशन से महरूम किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि हिजाब इज़ माई राइट और हिजाब इज़ माई प्राइड, ये 2 चीज़ें ट्रेंड होने लगती हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद अचानक से वही लड़कियां, वही मुस्लिम महिलाएं और वही मुस्लिम पुरुष और सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स जो पहले कभी हिजाब को एक रेग्रेसिव ड्रेस और उसे स्त्रियों पर थोपा गया, उसे पैट्रियार्की का एक सिंबल मानते थे, अचानक से इसे एक फीमेल का चॉइस कह के और उसका फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, इससे जोड़ करके वही लोग दिखाने लगते हैं। उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस फाइल होती है और वहाँ कल जो सुनवाई में हुआ कि कोर्ट प्रेमाइसेस में कुरान और हदीस को कोट किया जा रहा है। न्यायालय के अंदर जहाँ सुप्रीम चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हदीस कोट किया जा रहा है कि देखिए ये इस्लाम का अभिन्न अंग है, हिजाब अभिन्न अंग है। लेकिन मैंने तो नहीं देखा है कि सारी मुस्लिम लड़कियां जो है वो हिजाब पहनती हैं। खैर, उसके बाद जब ये केस फाइल हुआ था, सुनवाई तो कल हुई, जब केस फाइल हुआ था तो उसी के समय 2 मुस्लिम वेपन्स के साथ, लीथल वेपन्स के साथ उन्हीं जगहों पे पाए गए थे जहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ये हिजाब में जो लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी और प्रोटेस्ट के 4 से 5 दिन के अंदर अचानक से हिजाब, जिसे हेड स्कार्फ कह के प्ले डाउन किया जा रहा था, वो फुल ऑन बुर्के में तब्दील हो चुका था, जो आपने वीडियोज में भी देखा। उसके बाद स्टोन पेल्टिंग होती है, पत्थरबाजी, और इस पत्थरबाजी ये कहीं एक जगह पे हो रही थी और दूसरे जगह एक शीरो, मतलब लड़की हीरो जो है वो इमर्ज करती है। उसकी वीडियो आपने देखी होगी कि वो स्कूटी पार्क करती है। आप सोचिए कि वीडियो उसके आने का शायद इंतज़ार हो रहा था कि वो आएगी। वो एक जगह स्कूटी पार्क करती है, वो स्कूल जा रही है पढ़ने, उसके पाँव में चप्पल नहीं है। आप वीडियो में ये सब देखेंगे और आगे हम उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और वो जाती है और एक ग्रुप है लड़कों का जो जय श्री राम चिल्ला रहा है और उसके सामने वो अल्लाहू अकबर चिल्लाती है। ये आपको दिखाया गया और पूरा लिखा गया, इफ़ करेज हैड अ फेस, अगर साहस का कोई चेहरा होता तो ये लड़की होती। भले ही उसका चेहरा जो है बुर्के में कैद था और चेहरा दिख नहीं रहा था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। इसी के सामने जिस पत्थरबाजी की मैं बात कर रहा हूँ, एक हिंदू लड़की के सर पे उसी पत्थरबाजी से चोट लगती है और वो गंभीर रूप से घायल है, जिसकी चर्चा कहीं पे भी नहीं हो रही है, जो कि आपने वीडियो में शुरुआत में देखा। उसके बाद रिपोर्ट्स आती है मीडिया में कि हिंदुओं ने वायलेंस करना शुरू कर दिया और वो मुस्लिम लड़कियों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रहे हैं।
ये नहीं दिखाया गया कि जिस तरह से एक विद्यार्थियों का समूह अगर सैफरन जो है भगवा गमछा लिए हुए वो जय श्री राम के नारे लगा रहा है और उसके सामने एक लड़की जो कि पूरा स्टेज्ड है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये लदीदा और आयशा की ये डुप्लीकेट है, वही है, उसी पैटर्न पे चल रहा है। एक लड़की पैदल चलते हुए दिखाती है, उसको कहा गया कि हैकल्ड बाय गूंस, टेररिस्ट तक लिखा है जनता का रिपोर्टर ने। आतंकवादी बताया उन बच्चों को जिसने सिर्फ जय श्री राम चिल्लाने के अलावा न लड़की को टच किया कहीं पे, न उसको घेरा, न मॉब बनाया, कुछ नहीं किया। वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो उसके सामने आई, उसको किसी ने घेरा नहीं। उसके विपरीत जो वीडियो आपने हमने नहीं देखा है वो ऐसे ही एक लड़का हिंदू लड़का है और उसके सामने 50 मुस्लिम लड़कियां और शायद उसमें महिलाएं भी हों, बॉडी स्ट्रक्चर से लगता है, वो बुर्के में वो चिल्ला रही हैं अल्लाह अकबर। मतलब सेम है, एकदम सिमिलर। उन लड़कियों ने भी लड़के को टच नहीं किया, ना पत्थरबाजी, कुछ नहीं किया। अगर वो हैकलिंग था कि एक लड़की खाली पांव पार्किंग में स्कूटी लगा के और स्कूल की तरफ बढ़ती है और दूसरे तरफ एक लड़का है वो भी बढ़ता है, एक तरफ उस लड़की को लड़के जो है उसके पीछे नारेबाजी कर रहे थे, यहाँ पे लड़कियां जो है लड़के के ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं। हमने आपने क्या देखा ये हम सबको पता है। इसके बाद जो मुझे लगता है वो ये है कि ये सारा का सारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, इन सब की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत ही ख़राब है और इस तरह के घटना का जो स्टेट लेवल का, जो स्कूल का है एक, जो कि लोकल लेवल पे पूरा का पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्पर्स किया जा सकता था, उसको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बनाया गया। मलाला जैसी लड़कियों ने जो शिक्षा के लिए उस पाकिस्तान में, मतलब गोली उसके सर में मारी गई थी, जहां पे फंडामेंटलिज्म अपने पीक पे है, वो अब एक लड़की के बुर्का पहनने के राइट को लेकर चिंतित है और बोल रहे क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा है। इसको नोबेल प्राइज उस कंट्री में मिला है। आप जाकर नॉर्डिक कंट्रीज में देखिए, वहां पे बुर्का बैन है। जहां पे ये रहती हैं, जहां ये आती जाते हैं, उनमें कई राष्ट्रों में बुर्का, निकाब, हिजाब ये सब कुछ बैन है सुरक्षा कारणों से, और वो कोई इस्लाम का भी नंग नहीं है। तो ये पूरा का पूरा वही है कि इसे इंटरनेशनलाइज करके फिर चर्चा हो और जो मुस्लिम वोटर हैं उत्तर प्रदेश के, और हमने देखा है जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टरों ने किया है या अन्य लोगों ने किया है कि ग्रामीण मुस्लिम जो हैं वो जान रहे हैं कि उनके जीवन में योगी ने एक अंतर पैदा किया है और वो उसको वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस कारण अब ये चलाया जा रहा है कि देखो भाजपा शासित राज्य में जो कि कर्नाटक है, वहाँ पे मुसलमानों को अपने रिलीजियस मजहबी प्रतीकों का या मजहबी चीज़ों का, मजहबी ड्रेस का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि आप ये बात जान लीजिए कि हाल ही में केरल में वहाँ की पुलिस के लिए वहाँ कैडेट्स जो है वॉलंटियर कर रही थी, उन्होंने बोला हिजाब पहनने, मना कर दिया गया। वहाँ मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया, मेरा जो सटायर था 2 दिन पहले का, उसमें कि केरला में एक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, 150 स्कूल उसके अंदर चलते हैं, 85,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 15,000 का स्टाफ है, सब मुस्लिम है। और वहाँ पे उन्होंने 2019 के मई में बुर्का बैन किया हुआ था, हिजाब बैन किया हुआ था। उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा इस पे होती है कि हिंदू शासित, भाजपा शासित राज्य में बुर्के को बैन किया गया है। अब आते हैं इस शीरों पर। ये वीडियो आपने शुरू में भी देखा और मैं यहाँ पे फिर इंसर्ट में चलाऊँगा, और आप गौर कीजिए। आप गौर इसलिए कीजिए कि एक जगह हिंदू लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और उन्होंने सैफरन वो गमछा जो है डाला हुआ। एक लड़की स्कूटी से आती है और उसके स्कूटी से आने का
वो प्रॉपर फिल्म किया जा रहा है। स्कूटी से आती है, स्कूटी लगाती है, खाली पांव पैदल, और क्लेम किया जा रहा है कि वो वहाँ की स्टूडेंट है जो पढ़ने जा रही। स्टूडेंट भी होगी, खाली पांव कौन जाता है पढ़ने? क्या ये भी इस्लाम का अभिन्न अंग है कि बुर्का पहन के फिर खाली पांव तो आपका दिख रहा है? फिर वो पढ़ने जाते हैं और उसके बाद वो उन लड़कों को जिसने उसे किसी भी तरह से फिजिकली हार्म करने की कोशिश नहीं की, वर्बली हाँ वो नारे लगा रहे थे, तो वो जो है उसकी तरफ जाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाती है। फिर वो आगे बढ़ने लगती है, लड़के भी फॉलो करते हैं, वो भी ज़ोर से चिल्लाते हैं। उसके बाद शायद टीचर थे या स्कूल का स्टाफ है, उसको अलग लेके जाता है। और इसी में आपको दिखेगा वही पैटर्न जो लदीदा फरजाना और आयशा राना, ये दोनों लड़कियां, वो जो एक नाइजीरियन कोई क्रांति की एक नायिका थी, कोई डांसर थी या जो भी थी, उसने ये ऐसे करके वो कार पे चढ़ के उसने जो है उसकी तस्वीर एक क्रांति के सिंबल के रूप में आती है। तो बिल्कुल उसी को कॉपी करते हुए ये लोग भी जामिया के दंगे जब हुए थे 2019 के दिसंबर 15, 16, 17 को, जब लाइब्रेरी पे हमला हुआ था, तब वो आई थी और उसको पूरा शीरोज करके दिखाया गया था। बरखा दत्त ने उसकी इंटरव्यू ली थी और पूरा तुरंत ही आर्टिकल तैयार थे, वायर स्क्रॉल ये सब में लगातार आर्टिकल छपने लगते हैं। उसके बाद उसका जो है प्रोफाइल पिक्चर दिखने लगता है, हर जगह पे लोग जो है प्रोफाइल पिक्चर्स लगाने लगते हैं कि देखो हाँ ये करेज है, और वहाँ पे ऑपरेसिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये किया जाए। उसी तरह जैसे ही इस लड़की ने ये किया और वो जब चल रही है वो भी नारे उसी तरह से लगाते हुए जा रही है। ये एक पैटर्न है, हाथ ऊपर उठा के और तुम जो है सशक्तिकरण की तरफ, मतलब बुर्का पहन के फीमेल एम्पावरमेंट हो रहा है, वैसे करते हुए वो चलती है। सेम पैटर्न है। उसके आते ही इफ करेज हैड ए फेस, बुर्के में छिपा हुआ चेहरा, मतलब इफ करेज हैड ए फेस, वो अपना चेहरा छुपा लेगी, ये दिखाना चाहते हैं। और वो फिर प्रोफाइल पिक्चर लोगों का बनने लगता है और हर तरफ से एक पूरा इकोसिस्टम शुरू होता है। और वो लड़की पूरी तरह से, कल तो पूरा शाम में चला ही है और आज भी हो सकता है कि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो पूरे दिन आपको दिखेगा कि एक एक मुस्लिम हैंडल जो भी है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं, फैक्ट चेकर कहते हैं, उन सब के आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन सब ने कल से आज तक में एक एक आदमी ने मुझे लगता है 50-50 ट्वीट किए होंगे इसी इंसिडेंट को लेके। ये होता है पावर इकोसिस्टम का, ये होता है इन्फ्लुएंस करने का, ये होता है कंडीशनिंग का, कि कैसे आपको प्रेरित किया जाता है, किस तरह से एक इमोरल एक्ट को, अनैतिक है ये, और अनैतिक क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इट इज अगेंस्ट मोरालिटी, इट इज अगेंस्ट एथिक्स एंड इट इज अगेंस्ट रिलीजन। फिर आपको याद होगा जेएनयू में दीपिका पादुकोण आई थी शायद 5 जनवरी 2020 को, 5-6-7 के अराउंड आई थी। वहां पे भी जो है वो दंगा वंगा हो रहा था और सर्वर रूम तोड़ दिए थे इन वामपंथियों ने। वहां पे भी दीपिका ने, उसको जाना था शाहीन बाग, उसको अपनी फिल्म जो वो एसिड अटैक विक्टिम वाली फिल्म आई थी छपाक, उसके प्रमोशन के लिए जाना था। और पता चलता है कि नहीं, उससे बड़ी भीड़ जेएनयू में है, रास्ता मोड़ा जाता है। और चूंकि ये लोग एक एक शब्द कोच किया हुआ बोलते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे वो जाके बस छाती तान के ऐसे करके खड़ी हो जाती है। और आधे घंटे के अंदर पब्लिसिटी टीम में दिखाता है कि मतलब हाँ ये भी हीरो हैं, ये भी शीरो हैं, और ये जो है रील वर्सेस रियल हीरो और इस तरह की चीज़ें जो है दिखने लगती है। सारा का सारा प्रॉपरली कोरियोग्राफ्ड, प्रॉपरली स्टेज्ड है। इसलिए जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। वहीं पे दूसरी लड़की का मैंने बताया कि उस लड़की का क्या हुआ कोई नहीं जानता है। सर फूट गया, उसको गोद में उठा के जो है उसके साथी जो है उसको ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, उसको टांके लगेंगे। हो सकता है अगर गंभीर रूप से घायल हो तो उसे रिकवर करने में समय लगेगा। वो एक हिंदू लड़की थी,
उसे मुस्लिम भीड़ का पत्थर लगा था, इसीलिए उसकी बात नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि हिजाब के बारे में कुरान क्या कहता है। ये मैं हाल ही में नीरज अत्री जी के शो पे था, उसमें भी जाके अगर आप देखना चाहें तो देख लें, वहाँ पे भी डिस्कशन हुआ है। उसमें कहा गया है कि तुम हिजाब पहनो। हिजाब क्यों पहनो? वुमेन को खास करके कहा गया है ताकि हम तुम्हें दूसरों से, स्लेव्स से, नौकरों से, मतलब गुलामों नौकरों से अलग मान सके, ताकि अगर कुछ ऐसी स्थिति आए जब उन्हें मारने पीटने का समय हो या लड़ने का समय हो तो हम तुम्हें अलग पा सके कि हाँ ये मुस्लिम है, इसको कुछ नहीं किया जाना चाहिए। एक ये रीजन था। दूसरा, और इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया है कि अगर बस चलता तो पूरा का पूरा वुमेन को ढक दिया जाए, लेकिन चूंकि उन्हें दिखेगा नहीं, इसलिए उनकी एक आंख सिर्फ दिखनी चाहिए, दोनों आंख नहीं, जैसे कि आज के हिजाब और बुर्कों में आपको दिखता है, नहीं, उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। ये जो दलील दी जा रही है ना कोर्ट में कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन जब वो हो जाती है लड़कियां, तब वो अपने बाल और चेहरा जो है किसी भी पराये पुरुष को नहीं दिखा सकती, ये कुरान में आपके लिखा हुआ है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं कुरान को। और कुरान में भी अगर लिखा हुआ है कि आपको एक आंख कवर करना है, या चलो हिजाब ही, तो आप कंटेक्स्ट तो देखोगे, संदर्भ तो देखोगे कि आप उस समय जो लिखा गया उसी को लेके चलते रहोगे। अगर सारे मुसलमान कुरान को फॉलो करते हैं तो क्यों सारी मुस्लिम महिलाएं बुर्के में नहीं निकलती? वो इसलिए नहीं निकलती है कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो उस समय अगर स्लेव्स थे, नौकर हुआ करते थे, उससे डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए वो था। अभी कौन कौन, किसके पास स्लेव्स हैं, किसके पास नौकरों की भीड़ है जिसमें आपकी पत्नी बेटी ये लोग खो रही हैं? अभी तो सबकी आइडेंटिटी आप जानते हैं कि वो किस क्लास में पढ़ती है, उसके दोस्त कौन है, वो कहाँ जाती है, किस रास्ते से जाती है। तो फिर क्या इसका मतलब है? कुरान तो और भी बहुत कुछ कहता है। कुरान में जो लिखा हुआ है, अगर सब कुछ इस्लाम का अभिन्न अंग है, फिर काफिरों को काटा क्यों नहीं जा रहा है? नॉन बिलीवर्स जो भी हैं, जो भी गैर मुस्लिम हैं, उनके बारे में तो है कि आप एक सतत जंग की स्थिति में रहिए, उनको मार काट के आपको मिटाना है ताकि दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम और ये जो भी उनके स्टेजेस में होते हैं, वो पूरी धरती जो है इस्लाम के उम्मा बन जाए। वो आप तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। ये तो लॉजिक ऑफ कन्वीनियंस हो गया ना। माले गनीमत भी फिर जो होता है नॉर्मलाइज कर दीजिए, रेप को नॉर्मलाइज कर दीजिए काफिरों के स्त्रियों का और उनकी बच्चियों का। आगे यही लॉजिक होगा ना, जब इस्लाम का अभिन्न अंग माना जा रहा है कि कुरान में जो भी लिखा हुआ है हम उसको बिना कंटेक्स्ट के, बाकी समय में आप कंटेक्स्ट खोजते हैं कि आज के समय में वीडियो आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, सिनेमा हॉल आ गया है जो कि उस समय में नहीं थी, तो आप जो है उलेमाओं से, मौलवियों से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रोजे के समय में हम फिल्म देखें कि नहीं। तो वो कंटेक्चुअलाइज करता है ना, वो संदर्भ में देखता है कि उस समय जो बोला गया था उसका मूल तत्व क्या था और उसको हम कैसे संदर्भ में लाके अभी के हम जनरेशन को क्या बताएं। क्या वो हो रहा है यहाँ पे? क्या कंटेक्चुअलाइज किया जा रहा है? और कहां से बुर्का आया था, उसका पर्पस क्या है? एक तो ढकने का है, वहां तो मेल भी फुल बॉडी अटायर पहनते हैं, सिर्फ उनका चेहरा ही दिखता है, क्योंकि वो रेत से भरी हुई जगह है, वहां धूल उड़ती है, रेत की आंधी आती है, बालू की आंधी आती है, उससे बचना उसका एक क्लाइमेटिक रीजन था, उसका एक पर्पस था। और उस चीज को जिसका एक फंक्शनल पर्पस है, उसको आप एक दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन में लाके और सिर्फ अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को असर्ट करना हुआ, बिकॉज यू कैन ब्लडी डू दैट।
आप कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं, उसका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं है। क्या ये लड़कियां मई और जून की गर्मी में बुर्का पहन के जाएंगे स्कूल? सिर्फ हिजाब नहीं बोला गया कुरान या हदीस में पहनने के लिए, बुर्के से ढकने बोला गया है, आंखों को ढकने बोला गया है। क्या ये लड़कियां जाएंगी? अगर इतनी ज्यादा ये मजहबी हो रही हैं, विल दे गो? ये कुछ प्रश्न हैं जो इनके माता पिता को और उन संस्थाओं को जो इसको पुश कर रहे हैं, जो इस चीज को कम्युनलाइज कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस नहीं है स्कूलों में होने का। स्कूल के बारे में जब हम कहते हैं कि स्कूल क्या होता है आज के संदर्भ में, मजहबी नहीं है। मजहबी स्कूल मदरसा होता है, बाइबल का स्टडी ग्रुप हो गया। गुरुकुल एक तरफ से आप कहें तो धार्मिक विद्यालय है या वैदिक विद्यालय होते हैं, जहाँ का अपना बिल्कुल ही धार्मिक प्रोसीजर होता है, मजहबी प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आचरण किया जाएगा। उसके बाद आते हैं स्कूल्स, जो आधुनिक समय में हर जगह पे पूरे विश्व में होते हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए, यूएस के स्कूलों में नहीं होता यूनिफॉर्म, वहाँ बच्चे जो इच्छा होती है उस तरह से, वहाँ भी एक ड्रेस कोड है, आप डिसेंट ड्रेस पहन सकते हैं, आप जो है रिलीजियस सिंबल नहीं कैरी करें, इस तरह की चीज़ वहाँ पे भी वर्जित हैं बहुत सारी चीज़ें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है वन फॉर्म, एक तरह का। स्कूल में बच्चे जाते हैं जो इस देश के नागरिक बनेंगे भविष्य में और नेशन बिल्डर्स होंगे। वो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? वहाँ पे इन बच्चियों को आप एक रिलीजियस आइडेंटिटी दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी की पूरी उस हिजाब में ही समेट दी गई, वही तुम्हारी आइडेंटिटी है। तुम्हारी आइडेंटिटी उस स्टूडेंट की नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी भारत के नागरिक की नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी किसी का मित्र होने में नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी दुर्भाग्य से तुम्हारा मजहब बन गया है। जहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जहाँ पे विद्यार्थी किस कास्ट से है, किस रिलीजन से है, किस क्षेत्र से है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब मिटाने की कोशिश होती है जब उसे एक यूनिफॉर्म में डाला जाता है और स्कूल बताता है कि आप इस रंग का ये कपड़ा पहनेंगी, इस रंग का ये कपड़ा पहनेंगी। आपकी किताबें सेम होती हैं, आपके जूते सेम होते हैं। वो इसलिए होता है कि सारी पहचान, सारी आइडेंटिटीज गौण हो जाए और बच्चे सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी, छात्र या छात्रा बनकर सब एक समान होकर वहां पे पढ़े। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक रिलीजन को हेजेमनी दिखाने के लिए उसकी कि हम ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो उनका एजुकेशन मेरा कंसर्न नहीं है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। वो मदरसे में पढ़ती हैं, अपने घर पे पढ़ती हैं, वो स्कूल में जाके पढ़ते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चिंतित इसलिए हूं कि इसी तरह के दुष्कृत्य हमारे आधुनिक इतिहास में हुए हैं। जब एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है और वहां से फिर भारत को तोड़ के पाकिस्तान और इवेंचुअली बांग्लादेश, दो हिस्से हमारे देश के तोड़ के अलग किए जाते हैं। मुझे उसकी चिंता है कि आज इन्हें सेपरेट ड्रेस कोड चाहिए एक ही स्कूल में, कल ये सेपरेट क्लासरूम की बात करेंगे, फिर बोलेंगे यहाँ मजहबी शिक्षा देनी चाहिए क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। और उसके बाद फिर ये एस्केलेट होते होते यही सारी चीजें होती है ना कि 6 लड़कियों से अभी 50, 500 और एक स्कूल से पूरे इलाके के स्कूलों में इस तरह की नौटंकियां शुरू हो चुकी हैं। ये ऑर्गेनिकली नहीं होता है, ये प्रायोजित किए जाते हैं। दीज आर ऑल स्पॉन्सर्ड थिंग्स।
ये अपने आप नहीं होता है, ये आप मान लीजिए। अब क्लास में आपने अलाउ किया तो क्या एग्जामिनेशन हॉल्स में भी अलाउ करवाएंगे आप? भारत में तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें कपड़े उतरवा लिए जाते हैं, आप सर ढक के जाओ, वो खुलवा लेगा, बाली, मंगलसूत्र, हमने सुना है ना, हमने देखा है, स्वेटर तक सब कुछ उतरवा लिए जाते हैं क्योंकि चोरी होती है। इस तरह के अटायर का फ्रांस में बैन क्यों है? एक पूरी एक साइट है जहां पे बुर्का पहन के क्राइम करने के लिस्ट किए हुए हैं, वहां पे 2-3 हजार क्राइम है पिछले 10-12 सालों में। या आप जाके सिर्फ सर्च कीजिए गूगल पे, बुर्का ज्वेलरी थेफ्ट, बुर्का इन शॉप, थीफ, स्टीलिंग, ये सारे शब्द करके आपको कई इंस्टेंसेस मिलेंगे। आतंकी वारदातें, सुसाइड वेस्ट उसके अंदर पहना हुआ और मेल पहनते हैं, चूंकि उससे किसी व्यक्ति की पहचान करने में इतनी ज्यादा कठिनाई आती है कि हम जो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुर्का पहनना गलत है, उनका राइट है, वो पहने, कोई भी कुछ भी पहनेगा, लेकिन वही बुर्का पहन के अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं तब तो उस स्टेट मशीनरी को दे owe it to them who died, प्रिवेंट करने के लिए आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसलिए बुर्का को हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो है कि स्कूल है वो, इट इज ए सेक्युलर इंस्टीट्यूशन, वहां पे तो रिलीजियस सिंबलिज्म का होनी ही नहीं चाहिए जगह पे। दूसरा है कि उसका एक सिक्योरिटी कंसर्न है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बच्चियां सिक्योरिटी कंसर्न है, इन बच्चियों का बुर्का पहनना या हिजाब पहनना, उसके इंप्लीकेशंस अलग हैं उन स्कूलों पे। फिर हिंदू बच्चे जो है आएंगे लेके, फिर वो अपने हिसाब से, हर एक व्यक्ति अपने फिर रिलीजियस आइडेंटिटी को, धार्मिक पहचान को वहां पे असर्ट करेगा। तो आपको इस कंटेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि क्या बुर्का या हिजाब उनको नहीं पहनने दिया जाए तो क्या टीचर जो बात बता रहा है उसके दिमाग में नहीं जाएगा क्या? इन्हें मंदिरों में घुसना है। आपको याद होगा कि सबरीमाला के लिए जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही थी वो एक मुस्लिम लड़की थी। जहां हिंदू लड़कियां अलाउड नहीं है, चूंकि वहां के डेटी जो है, वहां के जो देवता हैं वो ब्रह्मचारी हैं, तो वहां पे इनको घुसना था। आप बनारस के घाटों पे जाके देख लीजिए, वहां पे ये घूमते रहते हैं। क्या वो गंगा मां की पूजा करने जाते हैं? जो हाईली रिलीजियस प्लेसेस हैं हिंदुओं के, वहां पे ये घुसना चाहते हैं ये कह के कि हम भारत के नागरिक हैं, हमें आने जाने की आजादी। आप देखिए धार्मिक जगहों पे ये नागरिकता का प्रयोग करते हैं कि हम सब इक्वल हैं, हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश या कहीं के हाई कोर्ट ने कहा ना कि मंदिर के प्रेमाइसेस में मुसलमानों को भी शॉप खोलने की आज़ादी होनी चाहिए। उसके ऊपर आप जो है वो उनके बिजनेस करने का मौलिक अधिकार है, आप उसको कर्टेल नहीं कर सकते। लेकिन क्या वही कोर्ट किसी मस्जिद के पास में या उसके प्रेमाइस में एक हिंदू को व्यापार करने देगी? नहीं करने देगी। अगर वो करना भी चाहेगा तो उसका बहिष्कार किया जाएगा कि ये हलाल प्रोडक्ट नहीं बेचता है। वो चूंकि हिंदू है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हलाल नहीं बेचेगा, हलाल मुसलमान बेचते हैं। इस तरह से आप देखें और देखिए, तब जो धार्मिक जगह हैं हिंदुओं की, वहां पे नागरिक बन के घुसते हैं, और जो कंप्लीटली सेक्युलर रिलीजन न्यूट्रल जगह है स्कूल, वहां पे ये मजहबी बन के घुसते हैं। हर जगह पे एंट्रेंस चाहिए और इट हैज टू बी ऑन देयर टर्म्स, वो अपने उस हिसाब से चाहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि
हिंदू लड़के जो है कलावा बांध के आते हैं, कोई तिलक लगा के आता है, जनेऊ पहन के आते हैं। ईसाई बच्चे जो है उसी स्कूल में क्रॉस लटका के आते हैं। ये सब चीज़ें हिजाब से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हिजाब आपके चेहरे को छुपाता है, और आप हिजाब नहीं, आप बुर्के पहन के जा रहे हो। उस हिसाब से देखिए आप, कलावा जो है छोटा है, वो कंसील किया जा सकता है। जनेऊ किसी को दिखता नहीं है अनलेस वो जो है मतलब ऊपर कुछ पहने ही नहीं। क्रॉस भी जो है, माला भी जो है, वो भी भीतर में है। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसका कोई मतलब नहीं। और ऐसे हमने देखे हैं कि मेहंदी लगा के बच्ची गई तो उसको जो है मारा पीटा गया, राखी बांध के जाने पे मारा पीटा गया, जो एक दिन का है, हर दिन का नहीं है। और अगर आपको उससे दिक्कत है तो स्कूल कर दे, ये पास कर दे कि कोई बच्चा पहन के नहीं आएगा। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा वहाँ पे अलाउड नहीं था, हमने कभी विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वहाँ बुर्का भी अलाउड नहीं था। वहाँ पे मुस्लिम बच्चा टोपी लगा के नहीं आता था, हम सब एक ही बारे पहनते थे जो हमें पहनना होता था, ग्रीन कलर का। तो या तो आप वो कर दो, आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आप कहीं पे कोई आदमी जो है, मतलब किस चीज से आप कंपेयर कर रहे हो कि योगी जो है भगवा कलर का कपड़ा पहनता है? योगी स्कूल जा रहा है क्या? आपके मौलवी मस्जिदों में अपने हिसाब का कपड़ा पहन के नहीं जाते? उस पे है चर्चा क्या? चर्चा है स्कूल में क्या बच्चियां हिजाब पहन के, बुर्का पहन के अलाउड होनी चाहिए, जिसको आप बड़े ही प्रेम से हेड स्कार्फ करके ट्रिविलाइज कर देते हैं और छोटा बना देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप खोजिए, नहीं तो फिर कल को कोई हिंदू बच्चा तलवार और त्रिशूल लेके चला जाएगा, बोलेगा शिव पुराण में लिखा हुआ है और ये मेरे धर्म का अभिन्न अंग है। कल किसी ने ट्विटर पर लिखा कि दिगंबर समुदाय को, जो जैन समुदाय को जो अनुयायी हैं, वो क्या बिना कपड़ों के वो चले जाए स्कूल में पढ़ने के लिए? वो क्या अलाउड होगा? आप छोटी उम्र की बच्चियों को सेक्सुअलाइज कर रहे हैं, उनके दिमाग में आप भर रहे हैं कि तुम्हारे साथ के जो बच्चे हैं वो तुम्हें गलत निगाह से देखते हैं, तुम्हारा जो टीचर है वो तुम्हें गलत निगाह से देखता है। ये क्या आप बता रहे हैं अपनी बच्चियों को? इस उम्र में क्या वो इस शिटी पॉलिटिकल स्टॉर्म का हिस्सा बनना चाहिए? 6 बच्चियों ने शुरू किया था क्योंकि उनको किसी ने कोच किया होगा, भड़काया होगा, और आज एक पूरी भीड़ बन के जो है वो जा रही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता नहीं है जो इनके समर्थन में है। आप लोग रोते गाते हो ना कि हमें फलाना सोसाइटी में जो है हमारा नाम सुन के हमें घर नहीं मिलता है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे यही कारण है। कल को कोई स्कूल जब पढ़ेगा कि वो बच्ची मुस्लिम है, उसके माता पिता मुस्लिम है, तो क्या वो उसको एडमिशन देने से पहले सोचेगा नहीं कि मेरे स्कूल में तो यूनिफॉर्म है, कल को ये आएगी बोलेगी हमको हिजाब पहनने दो, बुर्का पहनने दो, फिर मेरे स्कूल की इमेज खराब होगी। तो इफेक्टिवली आप उसी रिलीजन की बच्चियों को हार्म कर रहे हैं, उसी एजुकेशन को हार्म कर रहे हैं जिसके लिए आप चैंपियन बन रहे हैं। आप खुद को एलियनेट कर रहे हैं। यू आर ब्लडी ट्रीटिंग योर सेल्फ एज द अदर। ये जो अदराइजेशन होता है ना, दिस इज वॉट यू आर डूइंग टू योर सेल्फ। ये आप किसी हिंदू पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने ये नहीं किया है आप पे। हिंदुओं को आपके बुर्के से कोई समस्या नहीं है, आप पहनिए, हर जगह आप पहनती हैं। स्कूल में इस आइडेंटिटी को असर्ट करना आपकी बच्चियों के लिए हार्मफुल है। आप उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट मत बनाइए, उनको बचपन से उनके दिमाग में यह मत भरिए कि हर वो व्यक्ति जो उसके घर से बाहर का है उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता है।
आप उनको अच्छा ज्ञान दीजिए, आप उन्हें सद्बुद्धि बांटिए। कोर्ट में बोला जा रहा है, मतलब मैं कल पढ़ रहा था, बार एंड बेंच का पूरा थ्रेड है कि एक हिंदू लॉयर ये बता रहा है हदीस हाथ में लेके कि देखिए इसमें तो लिखा हुआ है कि मेंस्ट्रुएशन जब से शुरू होता है तब से वो पराये मर्दों को अपने बाल और जो है चेहरा नहीं दिखा सकती। कोर्ट में ये पढ़ने कैसे दिया गया? एक जज को आउटराइटली इसे रिजेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई नीड नहीं है। आप बिल्कुल ये जैसे होता है ना कि कुछ पेटिशंस को मतलब शुरू में उसका हेडलाइन ही जो ऊपर में इंट्रो रहता है वही देख के फेंक देते हैं जज। इस पेटिशन के साथ वही होना चाहिए था कि वो स्कूल है, वहां पे किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबोलिज्म नहीं चलेगा। ये बोल के उस केस को डिसमिस करना चाहिए था। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए एक ट्विटर यूजर राहुल राज ने लिखा है कि हम उस दौर में हैं जहां घोषित रूप से नास्तिक लोग हमें यह बता रहे हैं कि अल्लाह अकबर का नारा मजहबी नारा नहीं है, साहस का नारा है। फेमिनिस्ट्स ये बता रही हैं कि हिजाब नामक अटायर या बुर्का जो है, जिससे लड़कियों का स्किन नहीं दिखना चाहिए, बाल उसके ढक दिए जाने चाहिए, ये महिला सशक्तिकरण के लिए है। सेक्युलर लोग जो अपने आप को कहते हैं वो यह बता रहे हैं कि स्कूलों में हर एक रिलीजन के लिए स्पेशल ड्रेस कोड होना चाहिए। और वामपंथी जो हैं वो हमें यह बता रहे हैं कि रूढ़िवादी परंपराओं पे, इन कुरीतियों पे प्रश्न मत करो, ये सब सही चल रहा है। आप देखिए ये विचारधाराएं, चाहे एथिस्ट हो, फेमिनिस्ट हो, सेकुलरिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो, ये सब अपने विचारों के बिल्कुल विपरीत तरह के विचारों को, बिल्कुल विपरीत, जिनके विरोध में ये हमेशा से खड़े रहे हैं, उनको आज एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। रीजन यही है क्योंकि वहाँ की सरकार जो है भाजपा की सरकार है, और ये हिंदुओं के खिलाफ एक तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम, जबकि ये पूरा का पूरा विशुद्ध प्रो मुस्लिम चीज़ है। इसमें हिंदू कहीं पे नहीं है। ये मुस्लिम लड़कियों का है, उन्हें हिजाब पहनना है, उन्हें एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन में जाना है, ये मुद्दा था। इसमें हिंदू कहीं नहीं थे, लेकिन ये बनाया गया। इसमें एक कर्नाटक के ही एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संस्था है और उसकी ये लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो ही ये सब शुरू हुआ तो फिर जय भीम वाले भी आ गए, तमाम तरह के लोग आके मिलने लगे। ये अभी चलेगा, ये अभी कुछ दिन और चलेगा, इसको हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। अगर आगे कुछ होता है तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आभार आपका।